तो वेलकम बैक टू अनदर पेपर सॉल्यूशन, है ना। नई वीडियो में स्वागत है आपका PYQ माफिया पे। अभी अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं दिसंबर 2023 में जो पेपर आया था ना, किसका, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, जो थ्योरेटिकल पेपर था उसका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। BLI 02 इसका पेपर कोड है। हाँ, 70 मार्क्स का ये आता है पेपर। 3 घंटे अपन अपन को मिलता है टाइम। ठीक है, बाईलिंगुअल इसका सॉल्यूशन होने वाला है BLI 1 और BLI 2 के लिए। और अगर आपको वीडियो वगैरह देखने हैं तो ये आई बटन में आपको क्लिक करके अभी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपन पेपर सॉल्यूशन पे। तो 3 सेक्शन होते हैं इसमें। पहले सेक्शन के अपन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। ये रहा, विच लैंग्वेज द टर्म क्लासिफिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। भाई क्लासिफिकेशन जो शब्द है ना, वो कौन सी लैंग्वेज से आया है? तो वो है अपन लेटिन भाषा से आया है। किससे आया है? लेटिन भाषा से। ये देखो, ये आंसर है आपको, है ना। बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में। देखो, द क्लासिफिकेशन टर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी? लेटिन भाषा के। और जो शब्द था वो क्या था? क्लासेस, CLASSIS। ये याद रखना और ये लिख के आना आपको। ठीक है, वर्ड क्या था? क्लासेस। और वही लेटिन भाषा से क्लासेस शब्द से लिखा गया है। ठीक है, वर्गीकरण जो शब्द आया वो क्लासिफिकेशन का पूछा है, तो अपन इसमें इंग्लिश वाला नहीं, जो हिंदी वाला नहीं है वो नहीं लिख के आएंगे, इंग्लिश में ही लिख के आना है आपको। देखो, ये क्लासेस वर्ड है ना, ऐसे ही लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, स्पेलिंग भी याद कर लेना इसकी। चलते हैं आगे, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं छोटे छोटे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्प्लेक्स क्लास। भाई आप कॉम्प्लेक्स क्लास से क्या समझते हो? भाई कॉम्प्लेक्स क्लास कौन सी होती है? जटिल वर्ग, जो है ना एक और दो से कोई से आपस में मिल के बने होते हैं, वही तो होते हैं। देख लेते हैं अपन। ये रहा इसका आंसर। ए कॉम्प्लेक्स क्लास इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट ए और आइसोलेट आइडिया कंबाइंड यूजिंग ए फेज रिलेशन। जब दो और दो से ज़्यादा है ना, अधिक आइसोलेट आइडिया आपस में जुड़ते हैं ना, एक जटिल वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन दिशा संबंधी। देखो, हिंदी में जो टर्म है ना, दिशा संबंध। ठीक है, इसकी मदद से अपन क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स क्लास बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया फिल साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स। जैसे साइकोलॉजी एक अलग में क्लासेस से वर्ड उठाया गया, एक मेन क्लास है साइकोलॉजी। और जो डॉक्टर्स है वो किसी दूसरी क्लासेस के अंदर टर्म आया है। ठीक है, फाइन आर्ट वगैरह, या फिर मेरे हिसाब से फाइन आर्ट में होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ। उसमें कहीं से डॉक्टर वगैरह उठाया है और वहाँ से उठा के दोनों को आपस में मर्ज किया है। ठीक है, एक फेज रिलेशन की अपनी टेबल होती है ना, कितने टाइप के क्या फेज रिलेशन होते हैं, क्या उसका सिंबल होता है। एक दिन पूरा बढ़िया से ना फेज रिलेशन भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी टेबल अच्छे से पढ़ेंगे फेज रिलेशन वाली। तो आगे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर, आपसे जितना पूछा है उतना ही आंसर दिया करो। देखो, क्या समझते हो कॉम्प्लेक्स क्लास से? तो जब दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट और जो उनके आइसोलेट आइडिया ना, वो मिलके कोई एक क्लास बनाते हैं, कोई सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्लास। ठीक है, फिर राइट द फुल नेम ऑफ अपूपा। ठीक है, अपूपा पैटर्न है ना, उसका फुल फॉर्म पूछा आपको। ठीक है, अपूपा की क्या पूछिए? फुल फॉर्म पूछिए। देखो, ए का तो होता है एलन, ALIEN, एलन। बाद में होता है प्री न्यूमरल, बाद में होता है अम्ब्रल, फिर होता है वापस प्री न्यूमरल, फिर वापस होता है एलन। ठीक है, ये हो गया इसके फुल फॉर्म। आपको एज इट इज़ यही लिख के आनी है। ठीक है, हिंदी में भी अगर पूछेगा तो देखो आपको यही लिख के आना है। और हिंदी में अगर जैसे एक दूसरा टर्म भी देखना चाहो तो यही लिख के आना आपको। ठीक है, इट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ बुक ऑन ए सेल्फ फ्रॉम मोस्ट रेलिवेंट न्यूमरल टू लिस्ट रेलिवेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ है भाई? जो किताबें हैं ना, अपन लगाते हैं सेल्फ के ऊपर, जो जितनी भी अलमारियाँ और जो होती है ना, उनमें बुक रखी जाती है, तो वो इसी अपूपा पैटर्न के अकॉर्डिंग रखी जाती है। मतलब जो अम्ब्रेल ना, जो बीच वाली है सबसे, देखो, हम्म, ये देखो, APUPA। देखो, सबसे बीच में क्या मोस्ट रेलिवेंट बुक रखेंगे, सबसे बीच में। ठीक है, उसके बाद में क्या रखेंगे? उससे थोड़ा कम रेलिवेंट जो सब्जेक्ट है ना, मान लो यहाँ पे फिजिक्स की कोई कोर सब्जेक्ट की बुक रख दी,
कि भाई फिजिक्स की मेन बुक रख दी। अब फिजिक्स से रिलेटेड जो कोई सब्जेक्ट है जैसे मान लो थर्मोडाइनमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स में आ गया, या फिर कोई ना और जैसे काइनेटिक्स कोई चैप्टर का कोई है, तो वो यहाँ पे रख दी। फिर जो और दूर की बुकें हैं वो यहाँ रख दी, तो ठीक है। तो बीच वाली किताब तो सबसे ज़रूरी, फिर जो पास वाली है वो थोड़ी और कम ज़रूरी, फिर और दूर, ऐसी मतलब सब्जेक्ट के रिलेवेंट में रखते हैं ये, है ना। जो सेल्फ होती है उसके ऊपर ऐसे ऑर्गेनाइज होता है। फिर चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू नो अबाउट राउंड? भाई राउंड से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जैसे राउंड और लेवल होते हैं ना, वही है ये राउंड और लेवल। देखो, इन कॉलन क्लासिफिकेशन ए राउंड इज रिकरिंग ऑफ ए फंडामेंटल कैटेगरी लाइक PMEST। ठीक है, इनकी जो वापस से दोहराव होता है ना इनका, है ना, आवर्तन, वो बोलते हैं उसको राउंड। विद इन द सेम फैसेट फॉर्मूला। देखो, सेम फैसेट फॉर्मूला में अगर आपने CC की बुक में कभी देखा हो तो ऊपर फैसेट फॉर्मूला लिखा होता है, उसमें आपको दिख जाएगा कि पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये सिंबल लगाना है ना, फिर ये वापस दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया। देखो, राउंड और लेवल ऐसे समझो आपकी, जो राउंड होते हैं ना वो होते हैं कि फंडामेंटल कैटेगरी है ना PMEST, वो दोबारा वापस आती है उसके लिए। ठीक है, तो आपको ये जो दिया हुआ है ये सेम लिख के आना है। और जो लेवल्स होते हैं ना, ऐसे मान लो एक बिल्डिंग है जैसे, ठीक है, उसमें अपन जा रहे हैं, तो फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, वो तो हो गए राउंड। और लेवल्स हो गए, फ्लोर 1 में 10 कमरे हैं तो 1 2 3, ठीक है, फिर 102 नंबर कमरा, 103 नंबर, फिर 202 नंबर, ऐसे। तो ये हो गया राउंड और लेवल। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट। भाई लिटरेरी वारंट से आप क्या समझते हैं? तो लिटरेरी वारंट अपने को क्या बोलता है ना, अभी जाके देखते हैं। लिटरेरी वारंट, ठीक है, एक तो इस किसने दिया था, है ना, उस इंसान का नाम याद रखना है। तो वो नाम था HW ह्यूल्मे। ठीक है, इसका पूरा नाम था HW ह्यूल्मे। तो आपको H फिर डॉट फिर W ह्यूल्मे ऐसे लिख के आना है। और वो क्या है, याद रखने में आसानी रहती है। बाकी आप जैसे पूरा नाम पूरी स्पेलिंग याद करके ले जाओगे वो तो थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए HW ह्यूल्मे लिख देना, उतने से हो जाएगा काम। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख देना। It states that the classification system should be based on existing literature book actually written rather than purely theoretical knowledge। भाई ये क्या कहता है ना, लिटरेरी वारंट क्या कहता है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना वो बेस्ड होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है ना उन पे, रादर देन द प्योरली थ्योरेटिकल नॉलेज। भाई जो भी अपन क्लासिफिकेशन सिस्टम या फिर यूज़ कर रहे हैं ना, वो जो अभी बुक है ना अपने पास, जो लिटरेचर है ना, जो एक्चुअल रिटर्न है उनके ऊपर होना चाहिए, रादर देन विथ थ्योरेटिकल नॉलेज है ना उस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात कहता है ना, मौजूदा साहित्य उस पे होना चाहिए, नहीं कि कोई सैद्धांतिक ज्ञान पे। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी? भाई कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? एक दिन पहले अपन ने सॉल्यूशन किया था, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। अब वापस इसको अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी ने नहीं देखे ना तो वो सारे जो जितने भी सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ वो आप अगर पूरी तरीके से सारे PDF वगैरह से पढ़ के एक बार दो बार रिवीजन करके चले जाओगे तो आपका आराम से बढ़िया से ना अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, what do you mean by canon of ascertainability? This canon states that the information required from cataloging must be uh, diverted only from the title page and its verso। ठीक है, वर्सो क्या होता है? वर्सो होता है बैक ऑफ द टाइटल पेज, बैक ऑफ द टाइटल पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैटलॉगिंग, है ना, एक तो ये कैटलॉगिंग का कैनन ऑफ कैटलॉगिंग के अंडर आता है, एक तो मेन बात तो ये होगी। दूसरा कि अगर अपने को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो कहाँ से अपन उसकी लेंगे, है ना, बुक की। जैसे मान लो एक बुक है, उसकी अपन कैटलॉग बना रहे हैं, उसका कैटलॉगिंग कर रहे हैं अपन, एक टाइटल अपने पास, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी लेंगे या तो टाइटल पेज से या उसके वर्सों से। वर्सो क्या होता है? बैक ऑफ द टाइटल पेज। ठीक है,
पीछे जो टाइटल पेज के जस्ट पीछे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना कि भाई इसका कोलैबोरेटर ये है, इसका एडिटर ये है, ऐसे करके सारी इन्फॉर्मेशन होती है। टाइटल पेज पे कई बार कम इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ नाम होता है या कोई ग्राफिक होते हैं बड़े सारे कि भाई टाइटल पेज जो है ना, बुक का जो कवर है ना वो अच्छे से दिखे। तो टाइटल पेज से लेंगे और वर्षों से लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन अपन सिर्फ सर्टेन जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वही लेंगे, बिना काम की कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं लेंगे, सिर्फ सर्टेन इन्फॉर्मेशन ही उठानी है जो कभी चेंज ना होती हो, ठीक है। फिर आगे, व्हाट इज़ क्रॉस रेफरेंस एंट्री। भाई CRE क्या है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं ना। क्रॉस रेफरेंस एंट्री है, एक तो पहली बात तो ये एडिट एंट्री है। क्या है, एडिट एंट्री इन कैटलॉग दैट डायरेक्ट यूज़र फ्रॉम ए हेडिंग दे लुकड अप टू अनोदर हेडिंग, ठीक है, वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली लोकेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल C&C ऑल्सो रेफरेंस। देखो जो CCC होती है ना अपनी, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, क्या CCC, ठीक है, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड CCC। आप कमेंट करके बताओगे कि भाई CCC किस ईयर में आया, ठीक है। जो पहली बार जो CCC है ना, अगर किसी को सारे एडिशन याद है तो सारे एडिशन, वरना जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ना CCC, वो ईयर आप किसी को पता है तो कमेंट में बताना, नहीं पता तो भी गूगल करके बताना, आपको याद रहेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। तो जो CCC है ना उसके अंदर क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है, वो एक एडिड एंट्री है। जो अपने कार्ड होता है उसके पीछे की साइड होती है, जो ट्रेसिंग सेक्शन आता है उसमें आती है, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ये एंट्री भाई क्या बोलती है अपने को, ये बोलती है कि अगर टाइटल है, जैसे मान लो कि कोई भी टाइटल है बुक का, वो रिलेटेड है मान लो साइंस से, ठीक है। जैसे मान लो दे दिया कि फॉर एग्जांपल कोई भी साइंस की मैथ की कोई बुक है, ठीक है, अर्थमेटिक की बुक है कोई, ठीक है। तो अर्थमेटिक की बुक है, अपन ने वो बुक देख ली। फिर अपने जो C ऑल्सो ना, अर्थमेटिक से रिलेटेड कोई कंसेप्ट है, उसके बारे में कोई दूसरी बुक लिखी गई है, या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई बुक लिखी गई है, तो वो एडिट एंट्री के अंदर क्रॉस रेफरेंस एंट्री में होगी। और वहाँ पे लिखा होगा C ऑल्सो, कि मतलब ये देखो या ये देखो, ठीक है। ये भी और ये भी आपकी जो बुक है ना, जो आपने अभी पढ़ी है या जो आप ले रहे हो, उससे रिलेटेड ये दोनों बुक है, ठीक है। तो जो अपन जो बुक लेना चाहते हैं, जो टाइटल अपन देख रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी अगर बुक वगैरह कोई मटेरियल है ना, तो वो इस एंट्री के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो A सेक्शन तो हो गया अपना कंप्लीट। अब चलते हैं B सेक्शन पे। 4 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के मिलेंगे 7 नंबर, टोटल हो गया 28 नंबर का ये, ठीक है। B सेक्शन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द कैनन ऑफ चेन। भाई कैनन ऑफ चेन ना, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो। जैसे चेन होती है ना अपने, एक्चुअल जो चेन होती है उसमें कड़ियाँ होती हैं, वैसे ही ये कैनन ऑफ चेन होता है। अब देखो आपको मैं बताता हूँ। द कैनन ऑफ चेन इज़ हेल्पफुल इन अरेंजिंग द क्लास इन लॉजिकल सीक्वेंस। भाई ये जो क्लास होती है ना, क्लासेस को अरेंज करने में लॉजिकल सीक्वेंस में हेल्पफुल होता है। इट स्टेट दैट द स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन it states that the scheme of classification should be a chain of classes from moving from most general to most specific. It ensured that no step is uh, modulating hierarchy is skipped, ठीक है। कि भाई चेन वर्ड्स, जैसे हाँ एग्जांपल भी दे रखा है, वर्ड के बाद में एशिया आ गया, एशिया के बाद में इंडिया आ गया, इंडिया के अंदर राजस्थान आ गया, ठीक है, करंट इज़ करेक्ट। स्पीकिंग जो स्किप कर देंगे ना अगर इंडिया को, तो वो क्या होगा, एक वोलेशन होगा, किसका, कैनन ऑफ चेन का, ठीक है। अब इजी वे में समझाता हूँ, एकदम आसान भाषा में, हिंदी वाले और सब बच्चों के लिए एकदम आसान भाषा में, कि भाई जो कैनन ऑफ चेन होता है ना, चेन जैसे चेन में एक कड़ी होती है, फिर उससे एक जुड़ी होती है, उससे एक जुड़ी होती है, उससे एक जुड़ी होती है, वैसे ही एग्जांपल दिया कि पहले सबसे पहले आ गया वर्ल्ड आ गया, फिर बाद में क्या आ गया, एशिया आ गया, फिर इंडिया आ गया, इंडिया के अंदर राजस्थान आ गया। तो एक हायरार्की है ये। सबसे पहले तो मोस्ट जनरल है ना उसकी बात की गई है, फिर जो स्पेसिफिक है कि भाई जो बड़े से छोटे की ओर, जो एक DGP अप्रोच है ना अपनी, ठीक है। भाई जनरल टू पर्टिकुलर, पहले जनरल चीज़ें फिर पर्टिकुलर चीज़ें, मतलब पहले एक ब्रोडर बड़ी चीज़, फिर उसके बाद में और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, ऐसे, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो अपन एक चेन बना रहे हैं, वर्ल्ड फिर एशिया फिर इंडिया, अगर स्किप कर दिया इंडिया को, तो क्या वर्ल्ड फिर एशिया फिर सीधा राजस्थान ऐड कर सकते हैं कि भाई वर्ल्ड है, एशिया फिर सीधा राजस्थान है, तो वो क्या हो जाएगा, वोलेशन हो जाएगा चेन का। तो एक हायरार्की है ना, उसको यूज़ करना है अपने को
हर मेन क्लास के अंदर, ठीक है। कि पहले मान लो दे दिया अपने को जियोलॉजी दे दिया, ठीक है, ठीक है, जियोलॉजी अपने को सब्जेक्ट दे दिया। उसके अंदर फिर क्या आएगा, उसमें आएगा फिर एनिमल्स, ठीक है। अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा था पहले, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसमें एनिमल्स में क्या दे दिया कि भाई वर्टिब्रेट्स दे दिया, फिर उसमें क्या दे दिया, मैमल्स दे दिया, फिर उसमें कैट दे दिया, ऐसे। न कि सीधा जूलॉजी और कैट लिख दिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो कैन ऑफ चेन ये बोलता है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस। भाई फैसेट सीक्वेंस का प्रिंसिपल ना, उसको डिस्क्राइब करो। अभी कर देते हैं, ये रहा। Facet sequence determine the order of in which the facet category of a subject are arranged in class number। मतलब फैसेट सीक्वेंस होता है ना, वो डिटरमाइन करता है कि भाई किस ऑर्डर में, है ना, जो फैसेट्स हैं, कैटेगरीज हैं ऑफ सब्जेक्ट आर अरेंज इन क्लास नंबर। रंगनाथन प्रपोज्ड PMST फॉर्मूला फॉर जो पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी और स्पेस टाइम है ना, उसके लिए एज द स्टैंडर्ड सीक्वेंस टू डिटरमाइन विच फैसेट कम्स फर्स्ट। स्पेसिफिक प्रिंसिपल आर यूज्ड, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, काउ काफ प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे एक फैसेट का सीक्वेंस है कि भाई अलग अलग कैटेगरी है एक सब्जेक्ट के अंदर, उनको क्लास नंबर के अकॉर्डिंग कैसे अपने को लिखना है, ठीक है। तो वो आ गया PMEST, एक जो धारणा दी थी ना, जो वो दी थी पक्ष की धारणा रंगनाथन जी ने, ठीक है। तो उसके अंदर अपन अगर फैसेट सीक्वेंस के कुछ प्रिंसिपल देखें कौन कौन से होते हैं, तो जैसे वॉल पिक्चर आ गया। वॉल पिक्चर का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने द वॉल मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द ड्राइंग ऑफ पिक्चर, ये देखो ये लिख रखा, सीधा सीधा समझो कि आप बिना दीवार के क्या पिक्चर को टांग सकते हो, हैं भाई, बिना दीवार के क्या पिक्चर वहाँ पे लटक सकती है क्या, बताओ। तो पहले क्या आएगी, पहले दीवार आएगी, पहले दीवार आएगी, फिर दीवार के ऊपर पिक्चर लगेगी। तो जो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल है ना, कि भाई पहले जो मेन जो, जैसे मान लो अपन ने सीधा अपने को लिखना है कि भाई नोटेशन कर रहे हैं, अपन ने मेन क्लास को स्किप कर दिया और सीधा फैसेट से करने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको इंडियन हिस्ट्री लिखना है, आपने हिस्ट्री लिखा ही नहीं और सीधा इंडियन लिख दिया, कोई समझ थोड़ी जाएगा। तो जनरल टू पर्टिकुलर चलना है, और जैसे पहले कोई बड़ी चीज़ है तो वो आएगी, और उसके फिर बेसिस के ऊपर दूसरी चीज़ें आएगी। फिर दूसरा आ गया होल ऑर्गन। होल ऑर्गन का क्या मतलब होता है कि ह्यूमन बॉडी है ना, जैसे पहले अपने ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर फिर क्या है, हैंड है। तो वैसे ही जो होल एंट्री कम्स बिफोर द पार्ट, भाई जो बड़ा पार्ट है ना, जो होल एंट्री है, वो पहले आएगी पार्ट से, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्ट है उससे पहले बड़ा पार्ट आएगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो है नहीं कोई। तो काउ काफ प्रिंसिपल देख लेते हैं। जैसे गाय और बछड़ा है ना, कि पहले क्या आएगी, पहले गाय होगी, गाय होगी, फिर उसके पीछे क्या आएगा, बछड़ा आएगा। तो वैसे ही ये सेम चीज़ें हैं कि भाई सारी है ना, जो हाँ सॉरी, इसमें जैसे काऊ काफ में लिख रखा है कि भाई वो साथ रहेंगे ना, कि काऊ काफ है तो वो साथ रहते हैं, वैसे, ठीक है। ये हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल होते हैं, होल ऑर्गन, काऊ काफ और वॉल पिक्चर। मतलब ये बेसिक जो फैसेट का सीक्वेंस है ना, वो डिसाइड करने के लिए प्रिंसिपल है कि भाई जो रंगनाथन ने PMEST दिया ना, कि भाई सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी लिखनी है, फिर मैटर, फिर एनर्जी, फिर स्पेस, फिर टाइम। और PMEST से पहले लिखना है मेन क्लास, कि भाई सबसे पहले मेन क्लास लिखेंगे, फिर उसकी पर्सनैलिटी लिखेंगे, फिर मैटर लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे। तो यही ये प्रिंसिपल बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ पोस्टुलेट कंसेप्ट। भाई पोस्टुलेट क्या होते हैं, इसके बारे में बताओ। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट एंड यूटिलिटी। देखो जो पोस्टुलेट होती है ना, जो अवधारणा होती है, वो क्या होती है भाई, अवधारणा क्या होती है, अवधारणा बार बार मल्टीपल टाइम टेस्टिंग से बनती है, ठीक है। जैसे आपने कोई अवधारणा बनाओगे ना, तो बार बार आपको क्या करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मल्टीपल टाइम टेस्टिंग होती है, उससे अवधारणा बनती है, ठीक है। अभी इसको देख भी लेते हैं। पोस्टुलेट इज़ अ गाइडलाइन और अजम्पशन एक्सेप्टेड एज अ ट्रू टू बिल्ड ए सिस्टम, ठीक है। ये क्या होती है, एक भाई गाइडलाइन और अजम्पशन होता है जो एक्सेप्ट किया जाता है कि ट्रू की तरह एक सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। इन रंगनाथन्स कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन पोस्टुलेट फ्रॉम द थ्योरेटिकल बेसिस, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि या तो दिशा निर्देश है ना, या तो दिशा निर्देश या मान्यता है ना, जो जिससे प्रणाली बनाने के लिए सत्य माना जाता है, ठीक है।
कि कोई दिशा निर्देश है, अपन ने ना ऐसे मानो सीधा सीधी बात कि आपने बार बार टेस्ट करके देखा कि भाई अपन स्विच ऑन करते हैं, बटन को ऑन या ऑफ ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन होता है, ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन होता है। ठीक है, ये अपन ने एजम्पशन बना लिया कि भाई ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, नीचे की तरफ करेंगे तो ऑन होगा, ऐसे एजम्पशन बना लिया। तो उससे एक एजम्पशन बना के कोई चीज़ को करना वही होता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक एंड जो कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। भाई कि जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उसमें तो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, उसको अच्छे से एकदम है ना जो साइंटिफिक वे में करना। ठीक है, इट हेल्प्स क्लासीफायर्स टू एनालाइज ए कॉम्प्लेक्स टाइटल इनटू अ फैसेट। मतलब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइटल आ गया तो उसको अपन किससे कैसे करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे, फैसेट में PMEST में तोड़ तोड़ के अपन उन टुकड़ों में अलग अलग तोड़ तोड़ के उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी टू डिफरेंस क्लासीफायर्स यूज द सेम पोस्टुलेट विल लाइकली अराइव इन द सेम क्लास नंबर। मतलब कि अगर एक अजम्पशन बना के अगर एक अपने पास पोस्टुलेट या एक ना धारणा टाइप होगी अपने पास, जैसे PMEST की है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ऐसे होगा कि आप या क्लासिफिकेशन कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ, उसी रूल के अकॉर्डिंग वैसे ही करना होगा और अपना जो लास्ट का जो क्लासिफिकेशन का जो नंबर निकलेगा वो सेम निकलेगा। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने कोई टाइटल का क्लासिफिकेशन किया और मेरा कुछ है ना क्लासिफिकेशन नंबर अलग आ रहा है और आपने किया तो वो अलग आ रहा है। तो वो अपनी खुद की पर्सनल में कोई है ना मिस्टेक हो सकती है, बाकी जो स्कीम है ना उसके अकॉर्डिंग तो सेम आना चाहिए। इट अलाउज द क्लासिफिकेशन स्कीम टू अकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट ईजीली। भाई ये एक होना ना जो आसानी से नए सब्जेक्ट है ना उनको धारण लेने की, ठीक है, वो भी एक अलाउ करता है। ठीक है, ये हो गया अपना कंसेप्ट ऑफ पोस्टुलेट। मेनली है ना अपन जो पोस्टुलेट होते हैं वो PMEST को समझते हैं और अवधारणा होती है एक टाइप से ना ये। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वॉल पिक्चर प्रिंसिपल एंड काउ काफ। देखो ये फैसेट सीक्वेंस के अंदर आते हैं वॉल पिक्चर काउ काफ, इन दोनों को अपन ने पहले एक्सप्लेन कर दिया है पर वापस एक बार देख लेते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। ये रहा, देखो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल इंडिकेट दैट द कंसेप्ट ऑफ बी डिपेंड्स ऑन द एंटायरली ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसेप्ट ए, देन दी मस्ट अपीयर बिफोर बी। कि मतलब जो कंसेप्ट बी है ना वो पूरी तरीके से निर्भर है ए के ऊपर, तो ए होगा ना उसी के ऊपर जो अपीयर होगा पहले ए आएगा फिर बी आएगा। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, भाई डिजीज़ का ट्रीटमेंट होगा तो पहले क्या होगा, क्या पहले ट्रीटमेंट होगा या पहले डिजीज़ होगी, आप मेरे को ये बताओ। हैं कि भाई देर इज़ नो ट्रीटमेंट विदाउट डिजीज़। भाई बिना किसी डिजीज़ के तो ट्रीटमेंट आप कर ही नहीं सकते, कर सकते हो क्या। तो पहले क्या आएगा, पहले डिजीज़ आएगी और उसके बाद में क्या आएगा, ट्रीटमेंट आएगा। ठीक है, मतलब पहले डिजीज़ होगी तभी तो ट्रीटमेंट होगा, ऐसे ही जैसे पहले वोल होगी तभी तो उस पर पिक्चर आएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन काउ काफ पे। काउ काफ क्या बोलता है भाई, दिस इज़ यूज व्हेन टू कंसेप्ट आर सो क्लोजली लिंक दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब कि दो कंसेप्ट हैं वो क्लोजली लिंक है और वो सेपरेट नहीं की जा सकते। लाइक काउ एंड इट्स यंग काफ, कि जैसे गाय और बछड़े को अलग नहीं कर सकते वैसे इन दो कंसेप्ट को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, दे मस्ट बी केप्ट टुगेदर इन सेम फैसेट और राउंड। भाई उन दोनों को साथ रखना जरूरी है सेम फैसेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए सिचुएशन स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रेसिडेंट। मतलब जैसे कोई प्रेसिडेंट का कोई कार्य है ना जो उसको करना है या फिर जो उसकी ड्यूटी है उससे वो उसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही होता है कि काऊ काफ दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लिंक होती हैं और क्लोजली लिंक होती हैं वो। ठीक है, ये जो हिंदी में देखना चाहते हैं ना उसके लिए, हिंदी में मैंने जो बात बताई है वो सेम का सेम है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ, बस एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ थोड़ी जो पढ़ के इंग्लिश वाला फिर की है, बाकी सेम का सेम लिखा हुआ है, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर चलते हैं बना के जो टर्म्स वगैरह ना वो आप इंग्लिश वाली फोकस करना, क्योंकि वो कभी है ना अलग नहीं होती, वो उनका ट्रांसलेशन वगैरह सही होता है। ब्रीफली एक्सप्लेन नोटेशन, भाई नोटेशन को अच्छे से समझाओ। डिस्क्राइब इट्स टाइप, भाई नोटेशन के टाइप बताओ। दो टाइप होते हैं, प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन। नोटेशन होता है क्या भाई, अंकन होता है ना, अंकन होता है। अब देख लेते हैं अंकन। नोटेशन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल, भाई नोटेशन होता है वो एक सिस्टम होता है सिंबल का। नंबर, लेटर और साइन, जिसमें नंबर आते हैं, लेटर आते हैं, साइन आते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट क्लासेस इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। इट एक्ट्स एज ए शॉर्ट हैंड कोड टू ट्रांसलेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इनटू ए ऑर्डिनल नंबर। मतलब ये एक शॉर्ट हैंड होता है ट्रांसलेट करने के लिए नाम को, ऑर्डिनल नंबर को इन ऑर्डिनल नंबर।
इसका क्या मतलब हुआ, अपन ने लिख दिया भाई इंडियन हिस्ट्री लिख दिया, तो इंडियन हिस्ट्री पूरा नाम लिखेंगे, उससे अपन लिखेंगे V.44, ख़त्म, V.44, इससे अपन समझ जाएगा कि भाई इंडियन हिस्ट्री लिखा है। जैसे कोर्ट की वगैरह की हियरिंग वगैरह होती है, तो जो स्टेटमेंट वगैरह चलता है ना, स्टेनोग्राफर आपने नाम सुना होगा, उसका क्या काम होता है कि भाई अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है ना, जो वकील या कोई जज वगैरह कुछ भी बोल रहा है, तो उसको एक वो ना एक छोटी भाषा में अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखता है। जो स्टेनो की जो लैंग्वेज होती है, ऐसे 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 कुछ है ना, ऐसे ऊपर डॉट लगाता है, ऐसे करता है, फिर वो खुद उसको खुद टाइप करता है बाद में जाके, कि भाई उसे टाइम बच सके और वो खुद समझ सके। तो वैसे ही ये क्लास आपको नंबर दिया जाए, बुक का नाम दिया जाएगा, उसको आपको एक है ना, एक शॉर्ट हैंड में एक छोटे है ना, एक नंबर लेटर और इनके मिक्स फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। इसी को बोलते हैं अपन नोटेशन। और जो नोटेशन इज शॉर्ट हैंड, ये नोटेशन को शॉर्ट हैंड किसने बोला था, ये आप मेरे को बताना कमेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। ठीक है, नोटेशन को शॉर्ट हैंड किसने बोला था, है ना, ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। देखो, दो टाइप के नोटेशन होते हैं। प्योर नोटेशन होते हैं जो यूज़ करते हैं वन टाइप के सिंबल, यूज़ ओनली वन टाइप ऑफ सिंगल सिंबल। जैसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है वो यूज़ करती है DDC, ओनली अरेबिक नंबर यूज़ करती है 0 से 9। ठीक है, इंडो अरेबिक नंबर है जो 0 से 9 तक के, वही यूज़ करती है। और मिक्स नोटेशन क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट सिंबल का। जैसे कॉलन क्लासिफिकेशन में होता है कैपिटल लेटर आ गया, स्मॉल लेटर आ गया, ग्रीक लेटर आ गए, है ना, नंबर आ गए, पंचुएशन आ गए, कोई और मार्क वगैरह आ गया, है ना, ये देखो कॉलन, सेमी कॉलन, डॉट, है ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा आ गया। तो उसमें अलग अलग नोटेशन के बेसिस यूज़ होते हैं, अलग अलग टाइप के सिंबल, लेटर, सब कुछ यूज़ होते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड। प्योर होता है उसमें सिर्फ एक ही होता है, या तो अल्फ़ाबेट ले लो सारे आप एक साथ, एक बेस लेना आपको, या इंडो अरेबिक नंबर ले लो, ऐसे। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट डू यू व्हाट डू यू नो अबाउट कोल नंबर। भाई कोल नंबर से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर। भाई इसका स्ट्रक्चर के बताओ, कोल नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है। कोल नंबर क्या होता है भाई, कोल नंबर इक्वल्स टू क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, CBC। ठीक है, अभी आपको बता देता हूँ मैं। कोल नंबर होता है ना, एक यूनिक कोड होता है असाइन टू अ बुक, एक यूनिक कोड होता है, बुक को असाइन किया जाता है, दैट टेल्स एन एग्जैक्ट लोकेशन इन लाइब्रेरी शेल्फ, इट डिस्टिंग्विश वन बुक फ्रॉम ऑल अदर। भाई इसका क्या काम होता है, कोल नंबर का काम है सीधा सीधा कि यूनिक कोड दिया जाता है हर एक किताब को, हर एक बुक को यूनिक कोड दिया जाता है, जिससे उसकी लोकेशन है लाइब्रेरी के अंदर वो पता चल सके कि भाई ये कोल नंबर से अपन सीधा लाइब्रेरी में जाएंगे, वो फलानी अलमीरा में ऐसे ऐसे यहाँ पड़ी है, उसको खोलेंगे, सीधा बुक निकल के आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, तो हर एक किताब को यूनिकली आइडेंटिफाई, अलग अलग तरीके से उसको, मतलब और जो मटेरियल उससे अलग करने के लिए अपन कोल नंबर देते हैं किताब को। जैसे कोल नंबर अकॉर्डिंग टू CCC जो SR रंगनाथन, उनके हिसाब से अपन देख लेते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर, देन कलेक्शन नंबर। आपको ये फॉर्म जो फॉर्मेट है ना, इसी में फॉर्मूला में लिखना है। देखो, क्लास नंबर बुक कोल नंबर इक्वल्स टू क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखना है। इसको याद करने के लिए CBC याद कर लेना। ठीक है, जैसे आप C से कंफ्यूज हो जाओगे भाई C कौन सा आएगा पहले, तो जो क्लास नंबर है ना, क्लास छोटा है, देखो क्लास वर्ड छोटा है और इसमें कम लेटर है, और कलेक्शन में ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला बाद आएगा, छोटा वाला पहले आएगा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत बार आता है। अब भाई क्लास नंबर क्या होता है, क्लास नंबर रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो अपना क्लासिफिकेशन अपन ने किया है ना बुक का, उसको रिप्रेजेंट करता है कि क्लासिफिकेशन स्कीम से V.44 कर दिया हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का, तो वो करता है रिप्रेजेंट बुक, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है बुक के। दो है जैसे लाइब्रेरी साइंस के लिए, ये दो जो बताए इसने, ये उसके लिए बताए DDC के अनुसार। ठीक है, बाकी हाँ, वैसे अपन CC में भी तो 2 लिखते हैं, हाँ हाँ सॉरी, CC में जो 1 से लेके 5 तक है उसमें 2 लिखते हैं अपन क्लासिफिकेशन के लिए, सही है। फिर बुक नंबर है ना, जो बुक नंबर किसके लिए होता है कि भाई सेम सब्जेक्ट अगर दोनों का, मान लो लाइब्रेरी साइंस दोनों का सेम सब्जेक्ट है, तो जो बुक नंबर होगा ना वो दिया जाएगा अलग से, या लाइफ या VSC CR जो बुक नंबर होता है ना, जो आपको मैं दिखाऊंगा बुक नंबर, अलग से अपन एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।
जो ऑथर पब्लिशर और ईयर, उसकी पब्लिकेशन की ईयर कौन सी है, उसकी डिटेल पे सारा फोकस करता है। और वो जैसे दो बुक है लाइब्रेरी साइंस की, एकदम सेम उनका सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी साइंस, पर लाइब्रेरी साइंस की ये वाली बुक तो 1933 में ही और ये वाली बुक 1934 में ही, तो उन दोनों को अलग अलग करने के लिए बुक नंबर दिया जाता है। ठीक है, वो क्लास नंबर के आगे लगता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर क्या होता है कि भाई कौन से कलेक्शन से बुक बिलोंग करती है ना, बिलोंग टू ए स्पेसिफिक कलेक्शन। जैसे आर फॉर रेफरेंस हो गया, आर फॉर रियर बुक हो गया, है ना। आर फॉर उसका रेफरेंस कलेक्शन के अंदर आ गया वो, या आर लिख दिया तो वो रेयर बुक के अंदर आ गया। ठीक है, ये हो गया अपना कलेक्शन नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हिंदी वाले नीचे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ब्रीफली डिस्कस द वेरियस डिवाइस यूज इन 19th जो एडिशन ऑफ डीडीसी है ना, उसमें कौन से डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। ठीक है, उनके ऊपर बात करते हैं। 19th एडिशन की पूछा है इसने डीडीसी का, तो ये आ गया अपना 19th एडिशन ऑफ डीडीसी यूज़ 7 डिवाइसेस। भाई उसमें क्या है, सॉरी सेवरल डिवाइसेस फॉर दी नंबर सिंथेसिस, बिल्डिंग नंबर, टेबल्स। जैसे हाँ, इसमें पूछा कौन कौन से डिवाइसेस हैं। जैसे पहला तो है टेबल्स आ गया, है ना। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न हो गया, एरिया की टेबल होगी, है ना। तो ये ऐसे अलग अलग डिवाइसेस यूज़ किए गए। ठीक है, डिवाइसेस अपन किसको बोल रहे हैं कि जो आइसोलेट होते हैं ना सीसी में, उन्हीं को अपन डिवाइसेस बोलते हैं। मतलब कि इनकी मदद से कुछ अपन और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं नोटेशन में सब्जेक्ट के साथ। यूज़ द 7 ऑक्सिलरी टेबल, भाई 7 ऑक्सिलरी टेबल है ना, वो यूज़ की गई है। पहली टेबल थी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, दूसरी थी एरिया की, है ना। तो ऐसे 7 टेबल तो अपन ने यूज़ किए हैं। ऐड इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक नोट यूजिंग ऐड टू द बेस नंबर अलाउिंग यूज़र टू कंबाइन नंबर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द शेड्यूल। भाई अलग अलग जो शेड्यूल के पार्ट है ना, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनसे नंबर को एक जगह करना भी इसमें अलाउ किया गया है। स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऐड एनी क्लास नंबर टू इंडिकेट द फॉर्मेट लाइक डिक्शनरी और जनरल। भाई स्टैंडर्ड जो सब डिवीज़न होता है उसमें क्या होता है, डिक्शनरी के लिए 03 होता है शायद, है ना। और जो जनरल्स होते हैं, डिक्शनरी होती है, उनके लिए अलग अलग जो कोड दिए होते हैं। तो अपन को करना है कि जैसे क्या बोलेंगे अपन, मान लो फिजिक्स डिक्शनरी कर दिया, तो फिजिक्स कितने नंबर पे आता है, मेरे हिसाब से फिजिक्स 53 पे आता है, 053। तो 053 डॉट डिक्शनरी है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 03। ठीक है, ये बन के उसका कोड। तो अलग अलग जगह से उठा उठा के अपन कोड बना सकते हैं। एरिया की टेबल होती है वो जोग्राफिकल जो लोकेशन होती है उसको बताता है। एजुकेशन इन इंडिया है तो वो अपन एजुकेशन में इंडिया को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये होता है डिवाइसेस। जो 19th एडिशन है ना अपना डीडीसी का, उसके अंदर ये डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 7 ऑक्सिलरी टेबल है वो यूज़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। भाई लाइब्रेरी कैटलॉग के फंक्शन बताने, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। भाई लाइब्रेरी कैटलॉग क्या काम आता है, क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य हैं, वो बताने हैं। तो ये लो लाइब्रेरी कैटलॉग। टू हेल्प द यूज़र फाउंड अ बुक इफ़ दे नो द ऑथर टाइटल और सब्जेक्ट। भाई अगर यूज़र जो आ रहा है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, उसको ऑथर या टाइटल या सब्जेक्ट पता है उसका कि भाई कौन लेखक है, क्या शीर्षक है उसका ना, क्या विषय है उसका, अगर ये पता है तो वो बुक को खोज सकता है। दूसरा है कलेक्शन फंक्शन, टू शो द ऑल बुक्स ऑफ द सेम ऑथर ऑन द सेम सब्जेक्ट टुगेदर एट वन प्लेस। भाई जो सेम ऑथर की या सेम सब्जेक्ट की बुक है ना, वो सारी एक साथ एक लिस्ट में दिखाना, ये भी उसका काम होता है लाइब्रेरी कैटलॉग का। चॉइस फंक्शन, टू असिस्ट द यूज़र इन चूजिंग बुक। ठीक है भाई, जो बुक होता है सिलेक्शन करना, अगर उसको सब्जेक्ट पता है और बुक देखना है वो कौन सी बुक चाहिए, तो उसमें ईयर लिखा होता है, ऑथर का नाम लिखा होता है, पब्लिशर लिखा होता है, तो वो एक है ना वैलिड और उसके अनुसार जो बढ़िया उसको अच्छा लगे बुक वो सेलेक्ट कर सकता है। फिर लोकेशन, भाई कॉल नंबर होता है उसमें लिखा हुआ, किसमें, लाइब्रेरी कैटलॉग में, तो वो वोकेशन जो उसकी लोकेशन है ना, अपन ने अभी क्या पढ़ा था, कॉल नंबर से लोकेशन फाइंड की जा सकती है किताब की। तो अगर कैटलॉग में कॉल नंबर लिखा होगा तो अपन लोकेशन पे अपने आप ही पहुंच जाएंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन सी पे। क्या आ गया, सेक्शन सी। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है, वैसे करने कितने अपने को, सिर्फ 2 करने। ठीक है, 4 है पर करने 2 ही है। डिस्क्राइब द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। भाई लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की नीड एंड ऑब्जेक्टिव बताओ। अगर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं होगा तो बुकें ऐसे ही पड़ी रहेंगी अस्त व्यस्त, ढूंढने में टाइम लगेगा उसका, है ना, टाइम बचेगा। तो अभी देख लेते हैं नीड। इन लाइब्रेरी थाउजेंड ऑफ बुक फाइंडिंग ए स्पेसिफिक वन विदाउट अ सिस्टम
इज लाइकली टू फाइंड अ नीडल इन दी haystack। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 अगर हज़ारों किताबें हैं लाइब्रेरी में, आपको बोले 1000 किताब का ऐसे ढेर लगा दिया, किताब मैंने रेंडमली रख दी, और मैं बोलूँ कि मेरे को ना एक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस वाले ऑथर से लिखी हुई ये बुक ढूंढ के दो, तो आप कैसे ढूंढोगे मैं बताओ। आपको सारी बुकें एक एक देखनी पड़ेगी। और आपको अगर लक अच्छा है तो मान लो आपको ना अभी 100 बुकें देखी, आपको 100 नंबर पे मिल गई वो। और आपका अगर लक खराब हो तो आपने पूरी की पूरी देख ली 4000 किताबें, 4000वीं लास्ट किताब आपको वही मिली, तो ये हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एक जैसे है ना एक ढेर है ना तिल्लियों का, उसमें हे स्टेक है कोई, उसमें एक है ना नीडल को ढूंढना कि भाई एक है ना घास का ढेर है, उसके अंदर अपन ने सुई डाल दी कोई, तो सुई को ढूंढना घास के ढेर में इतना भारी काम हो जाएगा ये। क्लासिफिकेशन ब्रिंग्स द ऑर्डर दिस कियोस। भाई क्लासिफिकेशन ना, वो जो ये कियोस है, जो ये अफरा तफरी, ये जो किताबों के अलग अलग जगह पड़े हैं, उसमें एक एक ऑर्डर लाता है। ठीक है, सिमिलर ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट टुगेदर। भाई जो सिमिलर जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना उनको एक जगह रखना सेव टाइम करता है, बोथ स्टाफ का भी और यूज़र का भी। तो ये काम हो गया लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। देखो हेल्पफुल सीक्वेंस, द अरेंजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ सीक्वेंस दैट मोस्ट हेल्पफुल टू बी मोस्टली मेजोरिटी ऑफ यूज़र जनरल टू स्पेसिफिक डीजीपी अप्रोच। ठीक है भाई, एक अच्छे हेल्पफुल सीक्वेंस में बुक को रखना जैसे यूज़र अच्छे से फाइंड कर सके। करेक्ट रिप्लेसमेंट, जो अगर बुक एक जगह से उठाई है तो वापस उसी सेल्फ पे रखी जा सके। रिटर्न टू एग्जिस्टिंग ओरिजिनल प्लेस, एक जगह से उठा ली यूज़र ने, फिर वापस वहीं पे रखी जा सके क्लासिफिकेशन की हेल्प से। मैकेनाइज्ड और अरेंजमेंट, द कॉल नंबर नोटेशन मैकेनाइज द ऑर्डरिंग प्रोसेस सो स्टाफ डजेंट नीड टू रीड द टाइटल टू द सेल्फ बुक। भाई जो स्टाफ है ना उसको बार बार उसका टाइटल वगैरह पढ़ना, वापस से देखना उधर कहीं है क्या है, वो नहीं पड़ेगा, सीधा जाके वो क्लास नंबर के अनुसार बुक को रख देगा। न्यू एडिशन, इट अलाउज न्यू बुक्स टू बी इंस्टेड टू यूज द कलेक्शन एट देयर अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। भाई जो नए जो बुक आ रहे हैं ना, नए वाले बुक जितने भी आ रहे हैं, उनको उस सब्जेक्ट के अनुसार में जो पहले से बुक रखी गई है उनके साथ में रखना, ये भी एक उनका पर्पज़ होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। डिस्प्ले ऑफ रिसोर्सेज, भाई जो इट रिवील्स द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन बाय सब्जेक्ट। भाई स्ट्रेंथ और वीकनेस भी दिखाता है लाइब्रेरी कलेक्शन की, जो डिस्प्ले कर देता है डॉक्यूमेंट को अच्छे से तरीके से कि भाई ये सारे हमारे पास किताब डॉक्यूमेंट पड़े हैं। और हिंदी वालों के लिए ये लिखा है हिंदी में, आप आराम से पढ़ सकते हो, बाकी चीज़ तो सेम ही है। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट डिफाइन द फेज रिलेशन। भाई फेज रिलेशन को डिफाइन करो। डिस्क्राइब द इंटरफेज रिलेशन। ठीक है, इंटरफेज रिलेशन, सॉरी इंटर नहीं इंट्रा है, देखो इंट्रा, इंटर और इंट्रा में फ़र्क है। चलते हैं ना, ये रहा फेज रिलेशन। समटाइम अ बुक डील्स विद टू complete different subject, math for biologist, for a relationship between them, influence of geography on history, the relation called phase relation। भाई अगर जैसे दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, उन दोनों की मिला के किसी बुक को बनाया गया, तो कौन सा विषय दें उसको, क्या उसका नाम रखें, उसके लिए ज़रूरी होता है फेज रिलेशन। जैसे मैथ्स फॉर बायोलॉजिस्ट, कोई बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए मैथ कौन सी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसकी बुक है तो उसको कहाँ रखेंगे अपन, या कैसे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें दिक्कत आती है, इसलिए फेज रिलेशन को यूज़ किया जाता है। टाइप्स होते हैं द लेवल इन रिलेशन, इंटर सब्जेक्ट होता है, देखो एक तो होता है इंटर सब्जेक्ट बिटवीन टू मेन सब्जेक्ट, इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा सब्जेक्ट, और जो इंटर अरे होता है, ये 3 टाइप के फेज रिलेशन होते हैं। पहले देख लेते हैं इंटर। भाई पहली होती है इंटर सब्जेक्ट। इंटर सब्जेक्ट में दो मेन क्लास है ना, जो दो मेन सब्जेक्ट हैं उन दोनों को जोड़ा जाता है, जैसे बायोलॉजी और मैथ को जोड़ दिया। ठीक है। इंटर फैसेट क्या होती है कि भाई दो सेम फैसेट है ना, दो विद इन द सेम फैसेट, भाई दो सेम फैसेट के अंदर चीज़ों को जोड़ना। और इंटर अरे क्या होती है, अरे के अंदर दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है। आपने को पूछा है इंटर इंट्रा फैसेट का, ठीक है, इंट्रा फैसेट, तो इसको देख लेते हैं। इट अकर्स व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइसोलेट बिलोंगिंग इन द सेम फैसेट ऑफ द सेम मेन क्लास, कि अगर दो आइसोलेट हैं, है ना, सेम फैसेट के अंदर,
सेम मेन क्लास में, उनको कैसे जोड़े? मतलब कि मैथ है, मैथ के अंदर दो अर्थमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री, दो अलग अलग मेन क्लास, दो फैसेट हो गए, उनके अंदर दो अगर आइसोलेट, अगर अलग अलग वो भी अगर ले लें अपन, उनके बीच में कैसे रिलेशन होगा, कैसे उनको जोड़ें? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेन क्लास रिलीजन है, उसके अंदर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आता है, तो दो आइसोलेट हो गए ये दोनों। विद इन द रिलीजन फैसेट, इफ़ अ बुक टाइटल्ड डिफरेंस बिटवीन द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, अगर एक टाइटल आ गया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में क्या फ़र्क है ना, डिफरेंस बिटवीन द बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, तो उसको किस रिलेशन के अंडर लिखेंगे? इंट्रा फैसेट रिलेशन के अंदर। ठीक है, इंट्रा फैसेट रिलेशन के अंदर। ठीक है, कि दो पक्ष हैं उनके बीच में रिलेशन, क्योंकि रिलीजन आ गया उसमें दो पक्ष हैं, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। वैसे ही मैंने बताया आपको मैथ है, उसके अंदर आ गया ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंस, ऐसे कुछ करके बुक का नाम है। तो ये हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन इंटर फैसेट रिलेशन। ये देख लो हिंदी वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनियन कैटलॉग। भाई यूनियन कैटलॉग है ना, उसको कैसे करेंगे अपन, ये देखते हैं। यूनियन कैटलॉग होता है वो टाइटल होल्डिंग ऑफ टू और मोर लाइब्रेरी। भाई दो और दो से ज़्यादा लाइब्रेरी होती हैं, उनके टाइटल को होल्ड करता है यूनियन कैटलॉग। दो और दो से अधिक जो लाइब्रेरी होती हैं उनको मिला के, उनकी जो कलेक्शन है उनको मिला के कैटलॉगिंग करना, आपस में शेयरिंग भी होती है इनकी। देखो मेथड जो है ना वो देख लेते हैं पहले। डिसाइड द स्कोप, रीजन, सब्जेक्ट, टाइप ऑफ मटेरियल, द लाइब्रेरी टू बी इंक्लूडेड। भाई सबसे पहले प्लानिंग करेंगे अपन, है ना, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि कौन सा रीजन है, सब्जेक्ट क्या है, कौन से टाइप का मटेरियल है, क्या चीज़ें हैं ना। फिर उसके बाद में कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन करेंगे। सेंट्रल एजेंसी कैन आस्क द मेंबर लाइब्रेरी टू सेंड द कैटलॉग कार्ड टू द होल्डिंग ऑफ द एजेंसी कैन विजिट द लाइब्रेरी टू कॉपी रिकॉर्ड। मतलब जो अलग अलग नीचे लाइब्रेरी हैं जितनी भी एक एजेंसी के अंडर में आती हैं, वो उनसे कलेक्शन का जो डेटा है ना सारा, उनकी भी लाइब्रेरी में क्या क्या बुकें हैं, कौन से होता हैं, क्या नाम है उनके सबके, तो पूरा कैटलॉग मांग सकती है उनसे। फिर स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि सेम लाइब्रेरी में यूज़ डिफरेंट कैटलॉगिंग स्कीम। जैसे दो लाइब्रेरी सेम है, उनका कैटलॉगिंग स्कीम अलग अलग है। कोई तो यूज़ कर रहा है AACR, है ना, और कोई यूज़ कर रहा है CCC। तो वो दोनों सेम होनी चाहिए, कि उनको बोलें कि आप सिर्फ या तो AACR करो या CCC यूज़ करो, कोई भी एक यूज़ करो सबको, है ना। फिर तो उनका कॉपी जो होगा ना वो ईजी होगा, आसानी से कॉपी कर सकते हो। फिर इंट्रीगेशन, डुप्लीकेट एंट्रीज टू बी मर्ज्ड इन वन एंट्री केप्ट इन कोडिंग कोड्स ऑफ द होल्डिंग लाइब्रेरी एडेड। एंट्रीज आर इन अल्फ़ाबेटिकल और सब्जेक्ट। भाई बाद में सबको मर्ज करके एक साथ में, और फिर सबको एक साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, और एक मेन जो यूनियन कैटलॉग है वो बना दिया जाएगा। मेंटेनेंस होगा, भाई जो कॉन्टिन्यूस जो मेंबर लाइब्रेरी ना वो रिपोर्ट करेंगे भी एडिंग, डिटेल ऐड करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी, मतलब आपस में 7 8 5 लाइब्रेरी जितनी भी है, दो या दो से अधिक लाइब्रेरी मिल के आपस में एक अपने अपने कैटलॉग को शेयर करके एक यूनियन कैटलॉग बनाएंगे, जो कि ओपेक पे हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है ना, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हो सकता है वो। तो यूज़र जाएगा सीधा, नहीं तो खुद की लाइब्रेरी प्लस जो आसपास की लाइब्रेरी है उनमें भी वो किताबें अपनी जो उसकी रिक्वायर्ड है ना वो ढूंढ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ, ये रहा लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। भाई सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग है ना, उसके अलग अलग फॉर्म्स बताओ। भाई कितने टाइप के सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग होते हैं अभी देख लेते हैं। ये देखो, सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग इन्वॉल्व्स अ सेंटर एजेंसी परफॉर्मिंग अ कैटलॉग फॉर मल्टीपल लाइब्रेरी टू अवॉइड द डुप्लीकेशन एफर्ट्स। मतलब कि एक सेंट्रल एजेंसी होगी, मान लो कि जैसे एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, मान लो स्टेट लाइब्रेरी है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक राजस्थान या उत्तर प्रदेश, कोई भी कुछ भी ले लो, राजस्थान स्टेट लाइब्रेरी एक सेंट्रल लाइब्रेरी। अब उस लाइब्रेरी में कोई भी बुक आ रही है उसकी वो एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई ये ऑथर का नाम है, ये पब्लिशर का नाम है, ये टाइटल है, फिर ये अब पब्लिश हुई, इसमें इतने पेज हैं, सारी डिटेल उन्होंने कंप्यूटर पे ऐड कर दी। ठीक है, अब उसके अंडर में आने वाली डिस्ट्रिक्ट कितनी भी लाइब्रेरी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, वहाँ पे वो बुक आई तो वो बुक का टाइटल सर्च करेंगे उस पर। ठीक है, ओपेक पे सर्च किया उन्होंने मान लो, या जो उनका यूनियन जो कैटलॉग उन्होंने बनाया एक, उस पर वो सर्च करेंगे, करते ही उसका पूरा आ जाएगा कि हाँ ये वाली बुक एंट्री हुई हुई है पहले। तो वहाँ पे जाके वो कॉपी करेंगे सारा डेटा और पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
या फिर कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक जना ही कैटलॉगिंग कर देगा, उसी कैटलॉग को वो सारे मिल के यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी जो फॉर्म्स है वो आती है। एक तो आता है कार्ड सर्विस। A central agency like a Library of Congress prints catalog card for the books and sells the distribute to the them library. Library just fill these card। मतलब कि जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, वो अपने कैटलॉगिंग कार्ड होती है ना बुक्स के लिए, वो पब्लिश करती है और सेल कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लाइब्रेरीज़ को। मतलब वो कैटलॉगिंग के जो कार्ड है बुक्स के लिए वो पब्लिश करती है और अलग अलग नीचे लाइब्रेरी को बांट देती है कि सभी को यही कार्ड यूज़ करना है, और फिर जो नई बुक आती है तो वो एंट्री उस कार्ड में लाइब्रेरी कर लेती है। दूसरा आता है मार्क, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटलॉगिंग डेटा डिजिटली। देखो डिजिटली होगा, डिजिटल फॉर्मेट में, मैग्नेटिक टेप हो सकता है या ऑनलाइन डेटाबेस विच लाइब्रेरी कैन डाउनलोड इनटू देयर लोकल सिस्टम। मतलब कि एक मार्क फॉर्मेट में ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है एक सर्वर पे। ठीक है, किसी जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मान लो लाइब्रेरी है, उसने पूरा जितनी भी किताबें हैं उनकी एक मार्क फॉर्मेट अपलोड कर दिया। ठीक है, अब जो सारी लाइब्रेरी है ना वो जाके वहाँ से डाउनलोड करके मार्क फॉर्मेट को, और या तो अपना खुद का अलग कैटलॉग बना सकते हैं या उसी कैटलॉग को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर है CIP, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है चीज़। देखो कैटलॉगिंग डेटा इज़ प्रिंटेड ऑन द वर्सी ऑफ द टाइटल पेज। ठीक है, वर्सी ऑफ द टाइटल पेज ऑफ द बुक itself before publication। Libraries get the books with the catalog entry already inside। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बुक पब्लिश होती है ना, जिस टाइम बुक प्रिंटिंग में होती है उसी टाइम एक कोई स्कीम का यूज़ करके, या तो ACR सेकेंड रिवाइज एडिशन है जैसे, या फिर CCC, किसी का भी यूज़ करके कैटलॉग एंट्री बुक के वर्सो पेज पे है ना, प्रिंटेड ऑन दी वर्सू ऑफ द टाइटल पेज। वर्सू का मतलब होता है बैक ऑफ द टाइटल पेज। टाइटल पेज की पिछली साइड में ही एंट्री कर दी पहले से ही उसने कार्ड बना के भेज दिया बुक के अंदर ही, और बुक जो पब्लिश कर रहा है वही कार्ड बना के भेज रहा है। लाइब्रेरी को कुछ करना ही नहीं, सीधा उसको लेना है और अपनी लाइब्रेरी में लगाना है बस। फिर आता है कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी शेयर देयर वर्कलोड, डिस्ट्रीब्यूट द एंट्रीज, शेयर देयर डेटाबेसेस लाइक वर्ल्ड कैट। इसका मतलब हुआ कि जिस लाइब्रेरी के पास जो भी नई किताब आ रही है वो उसकी कैटलॉगिंग करके वर्ल्ड कैट पे डाल रहा है। ठीक है, OCLC है ना, उसका है वर्ल्ड कैट। है ना, OCLC का है वर्ल्ड कैट। अब भाई OCLC की फुल फॉर्म क्या है? OCLC की फुल फॉर्म है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको पहले बोलते थे अपन है ना ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, है ना, ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर बोलते थे पहले। ये शायद ओहायो में जो कॉलेज थे ना उसका लाइब्रेरी सेंटर था। ये 1967 के अराउंड था, है ना, मेरे को जो याद आ रहा है उससे। तो इसने क्या बनाया, वर्ल्ड कैट बनाया। ठीक है, हाँ, इसकी जो डेट है ना वो कुछ ऐसे है कि 1967 में तो ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, और 1977 में ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर हो गया। ठीक है, पहले ओहायो था 1967 में, क्या था, OHIO, और बाद में ऑनलाइन कर दिया 1977 में। ठीक है, अब जो है ना OCLC, अब वाला रूप है जो, वो 1977 में किया था। ठीक है। तो जो OCLC है ना उसके द्वारा वर्ल्ड कैट पब्लिश किया जाता है। ठीक है, एक जो अलग अलग लाइब्रेरी होती है वो आपस में यूज़ करती है, शेयर्ड कैटलॉग होता है एक टाइप का ये। जो इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है ना, अलग अलग लाइब्रेरी, जैसे मेरी लाइब्रेरी में कोई बुक आई तो मैंने उसका कैटलॉगिंग किया और अपलोड कर दिया वर्ल्ड कैट पे कि ये बुक इस मेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अब जो कोई दूसरा अगर किसी को कैटलॉगिंग करनी होगी ना, अगर कोई दूसरी लाइब्रेरी है तो उस बुक का टाइटल डालेगा, सीधा मेरी क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी का नाम आएगा और उस बुक का नाम आएगा, वहाँ से वो मार्क फॉर्मेट एक्सपोर्ट करेगा, सीधा कॉपी करेगा और पेस्ट कर देगा अपने कैटलॉग में, और या फिर वो वर्ल्ड कैटलॉग को खुद को भी यूज़ कर सकता है। तो ये अपने हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, हिंदी वाले के लिए ये हिंदी में लिखा है, अच्छे से आराम से पढ़ लेना। PDF आपको मिल जाएगी, एक लिंक मिलेगा आपको ना। ठीक है, एक तो आपको सब्सक्राइब करना है।
ठीक है। सब्सक्राइब कर देना। आगे जो और सॉल्यूशन आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आपको जो पीडीएफ है ना वो कमेंट में मिल जाएगी भाई, जो कमेंट में पिन कमेंट होगा उसमें मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना। शायद ईमेल आईडी मांग सकता है आपको, तो ईमेल आईडी कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना, पीडीएफ आएगी सीधा उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। ये आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन की। और अभी जैसे कोई प्लेलिस्ट है ना, आपके एंड स्क्रीन पे अभी प्लेलिस्ट आ रही है और पुरानी वीडियो आ रही है, उस पर आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, BLIS 1 और 2 की। ठीक है। जैसे जैसे आगे प्रैक्टिकल वगैरह होंगे वो भी अपन अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जय हिंद।